हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बीएससी, चाहे रेलवे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके लिए मैं आज आपको लेकर के आया हूँ एक सौ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे? तो हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे भैया? वो था कपास के उत्पादन में प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। अच्छा, कपास में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है गाइसोपिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गाइसोपिन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, कपास का कहेगा उत्पादन किस मिट्टी में होता है? आपको बताना है काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। अच्छा, इसलिए काली मिट्टी को हम लोग अगला नाम देते हैं कपासी मिट्टी। क्या नाम देते हैं? कपासी मिट्टी। और रेंगुर मिट्टी भी हम काली मिट्टी को कहते हैं, तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और स्वतः जोताई वाली मृदा भी हम काली मिट्टी को कहते हैं। केरल में काली मिट्टी को कड़ेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी बात याद रख लीजिएगा। और विश्व में यानी कि विदेश में काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल किसका होता है? कपास का होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक भारत में किस राज्य में कपास का उत्पादन होता है, आपको बताना है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है। इसलिए मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। और कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। तो समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, ये लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। ये लोग शहरी जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन व्यतीत करते थे? शहरी जीवन व्यतीत करते थे। अच्छा, यहाँ पर जो था एक काफ़ी अच्छा व्यवस्था था कि क्या कि यहाँ पर डस्टबिन का भी प्रयोग देखा गया है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और आपको मैं बताता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता का लोग का पूछेगा किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। और सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर पूछेगा कि सड़क व्यवस्था कैसा था, तो आपको बताना है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। और जहाँ पर एक दूसरे को काटती थी उस जगह को कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कल। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कल। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो को हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान का तोता, यानी कि तूतिए ए हिंद। क्या कहते हैं? तूतिए ए हिंद। और इसको हम लोग कहते हैं खड़ी बोली का जनक। आज जो आप कव्वाली देख रहे हैं वो इन्हीं का देन है। कव्वाली का जनक भी तबला का हो गया। इन सब का जनक कौन है? तो अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो का गुरु का नाम क्या था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के साथ साथ इसका भी गुरु था, मोहम्मद बिन तुगलक का भी गुरु था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो लिखा था सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने किसका स्थापना किया था? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालसा पंथ का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा का अर्थ होता है लड़ाकू सिख। क्या होता है? लड़ाकू सिख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जी का जब भी बात आए तो आप कुछ प्रश्न से याद रख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या सब किया था? चूक का सिद्धांत। क्या दिया था? चूक का सिद्धांत दिया था। और गोद निषेध प्रथा प्रथा और हड़प की नीति, ये सब किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। इसलिए इसका ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? मैंने अभी अभी बताया कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था सिख लोग जो हैं अब से कपार के ऊपर पगड़ी पहनेंगे और
हाँ, इन्होंने ही कहा था सर्वप्रथम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम था। कौन था? श्रीरंगपट्टनम। और इन्हीं के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली एकमात्र शासक था जिन्होंने अंग्रेजों को अपने बलबूते पर हराया था। और हैदर अली की मृत्यु पूछेगा किस युद्ध में हुआ था? तो पोर्टो नोवो का युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में हुआ था? पोर्टो नोवो का युद्ध में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 23 जून 1757 ईस्वी के समय में, जब पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था। पूछेगा पलासी यह स्थान कहाँ पर है? आपको बताना है पश्चिम बंगाल के दुर्नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर एक गांव है जिसको हम लोग कहते हैं पलासी। यहीं पर पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध जो हुआ था पलासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, बिहार के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला का हार हुआ और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? जीत गया। सिराजुद्दौला का सेनापति ही जाकर के मिल गया था किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर कहते हैं, मीर जाफर को दोस्तों कहते हैं अंग्रेजों का गधा, या अंग्रेजों का गधा, या रॉबर्ट क्लाइव का गधा, या सोने की बोरी। और ये जो था मीर जाफर काफ़ी ज़्यादा धन दौलत लुटाता था अंग्रेज को, इसलिए इसको कहा जाता है अंग्रेजों का गधा या सोने की बोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? दोस्तों ये किया था, किसने किया है? ये की थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और पूछेगा भारत का सबसे बड़ा स्टेच्यू किसका है? तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहरी सूची में शामिल किया गया है? तो वो गया बौद्ध गया जो है, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य पूछेगा कि कौन सा है? तो वो कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल को हम लोग कहते हैं मसालों का शहर। क्या कहते हैं? मसालों का शहर कहते हैं। और केरल में कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कहाँ का व्यक्ति था? ये पुर्तगाल का व्यक्ति था। कितनी बार भारत आया था? टोटल 3 बार भारत आया था और भारत में ही मर गया था। इसका कब्र पूछेगा भारत में कहाँ है? आपको बताना है इसी कोच्चि केरल में है। कहाँ है? कोच्चि में है। कोच्चि केरल में है। इसी का कब्र है। किसका? वास्को डिगामा का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल पर होता है? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है वो 4 साल पे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51% है। कितना है? 51% है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो रक्तहीन क्रांति का नेता कौन था? आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे के बारे में याद रख लीजिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले पहले सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन पूछेगा, दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? होता है 111 किलोमीटर। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? गोड़े। क्या कहते हैं? गोड़े के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये क्या है? पार्क है जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए मैं उत्तराखंड का कुछ और भी बताता हूँ। फूलों की घाटी नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क पूछे, राजाजी नेशनल पार्क पूछे, या गोविंद नेशनल पार्क पूछे ये सब कहाँ है? ये सब है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कुछ झील है, नौकुचिया झील, खूरपताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, डोडीताल झील, सातताल झील। ये सब झील कहाँ पर है?
सब झील कहाँ है, उत्तराखंड में है। जिसमें ताल लगा होगा वो सारा झील कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैट ब्रेयर रीफ कहाँ स्थित है। दोस्तों गैट ब्रेयर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर पूछेगा कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। अच्छा, ये पूछेगा कि कौन सा भगवान का मंदिर है, आपको बताना है कि सूर्य देव का मंदिर है। किसका मंदिर है, तो सूर्य देव का मंदिर है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इसको किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन ने बनाया था। यही बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है। हम लोग जानते हैं भारत में जो भाखड़ा नांगला बांध है वो सतलज नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछे कि महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। दोस्तों हीरा मिल जाएगा तो आप हो जाइएगा महान, इसलिए महानदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। जब हीरा मिल जाएगा तब जमीन पर तो रहिएगा ना, आसमान में उड़ने लगिएगा। तो उड़ने से याद रख लीजिएगा उड़ीसा। पूछेगा कि यह बांध कहाँ पे है, तो आपको बताना उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है। दोस्तों सबसे लंबी समुद्री सीमा पूछेगा किसका है, तो आपको बताना है गुजरात का सबसे लंबी समुद्री सीमा है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उदयपुर को। क्या कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। जबकि फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। हम लोग जानते हैं कालीबंगा से हमको क्या मिला था, काले रंग की चूड़ी, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये बात याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर का व्यापार करने के माध्यम से इसको कब खोला गया था, तो 1869 ईस्वी में खोला गया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कावेरी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को हम लोग कहते हैं देव प्रयाग कहते हैं। जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी एक जगह मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, देव प्रयाग। क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है, तो वो अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। अंडमान निकोबार को कार निकोबार द्वीप से पूछेगा कि कौन सा कौन सा चीज़ अलग करता है, आपको बताना है 10 डिग्री चैनल। और भारत को पाकिस्तान से अलग क्या करता है, अब बताना है रेड क्लिफ रेखा। क्या करता है, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, भारत को श्रीलंका से अलग क्या है, कौन सी करता है, तो आपको बताना है कि पंबन का चैनल या मन्नार की खाड़ी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, ये जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी नदियाँ होती है वो या तो डेल्टा बनाती है या तो एस्टूरी बनाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उसी में जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। अगर वही आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन में है। कहाँ है, सुंदरबन में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, वो है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं नदियों की मायका। क्या कहते हैं, नदियों की मायका कहते हैं, या हृदय प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? वो कहा था JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। या मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं सोया प्रदेश भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। किससे करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दुनिया का सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जब भी देखिए दोस्तों नागार्जुन सागर का बांध है तो याद रख लीजिएगा कि ये किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, क्योंकि अर्जुन का दोस्त कौन था? कृष्णा था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर है। अच्छा, अलमट्टी बांध अगर आपसे पूछ लेता, अलमट्टी बांध पूछ लेता कि किस नदी पे है, तो कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, इसलिए अलमट्टी बांध कहाँ हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा कृष्ण नदी पे हो जाएगा। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? हम लोग जानते हैं कि बैटरी एकमात्र ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो बैटरी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? हम लोग जानते हैं चालक में विद्युत का प्रवाह अच्छा तरीका से हो जाता है, लेकिन जो कुचालक पदार्थ होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो कुचालक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। क्या है? परिवार है। शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछेगा क्या है? आपको बताना कोशिका है। क्या है? कोशिका है। निर्जीव की सबसे छोटी इकाई पूछेगा क्या है? तो आपको बताना है अणु है। क्या है? अणु है। और उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना है वर्ण है। क्या है? वर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा जीव अपना आकार बदल देता है? दोस्तों ऑक्टोपस जो है वो अपना आकार बदलने में फेमस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कड़वा स्वाद जीभ के किस भाग में आता है? तो देखिए जब आपको जब अधिक तीखा लगेगा तो वो कड़वा लगेगा, तो वो जीभ के पीछे वाले भाग से आपका स्वाद आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीभ के पीछे भाग में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, महिला आंचल के लेखक कौन है? दोस्तों महिला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ वेणु जी, जो बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के सिमराहा से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला आंचल। अच्छा, कोसी डायन पर पूछेगा कविता किसने लिखा था? तो फणीश्वर नाथ वेणु जी ने ही लिखा था। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों वन महोत्सव जो है वो हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। वन के मामला में बिहार की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। बिहार में 17 ऐसे जिला है जहां वन ना के बराबर पाया जाता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, टोटल कितना प्रतिशत वन है भारत में? तो बिहार में तो 7%। कितना है? 7% ही वन है, लेकिन होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। वैसे बिहार तो सब चीज़ में पिछड़ा है, ये भी बात याद रख लीजिएगा, तो काम चल जाएगा। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पीछे डिस्कशन करके आए हैं कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्होंने ही के पहले सत्याग्रही भी कौन था? तो विनोबा भावे नहीं था। चलिए, जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो जंगली जानवर कहा जाता है। इसको क्या डिस्कशन करना। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए, जाइए हमारे इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।